स्वागत दोस्तों, अगर चुनाव के सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे 68 सीटों पर चुनाव को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। विपक्ष दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को मैदान में उतारा जा रहा है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर लालू यादव की याचिका जारी होने के बाद अब नोटिस भेजा गया है सीबीआई को। बताएंगे कौन से मामले को लेकर यह नोटिस थमाया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव के अंदर 68 सीटें चुराई गई, जहां पर बिना वोटिंग के बीजेपी के जीतने का सीधा मतलब यह है कि चुनाव के नतीजों की डकैती की गई और इसे कतई भी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तत्काल प्रभाव से इन सारी सीटों पर चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय के चुनावों से पहले महायुति को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी ने कुल मिलाकर 68 सीटों पर बिना चुनाव लड़े हुए निर्विरोध चुनाव जीत लिया, जिस कारण से मिली इस जीत को लेकर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवारों में 44 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, 22 उम्मीदवार शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के जीते हैं और 2 एनसीपी अजित पवार गुट के जीते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि केवल एनडीए गठबंधन के ही सारे नेता क्यों निर्विरोध चुने जा रहे हैं और 68 सीटों पर जीत जाना अपने आप में अप्रत्याशित है। यानी कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि 68 सीटों पर एक साथ एक ही गठबंधन का व्यक्ति चुनाव जीत जाए और चुनाव होने से पहले महानगर पालिका की 68 सीटें आराम से जीत जाए, जो अपने आप में एक बड़े चुनावी धांधली की ओर संकेत देता है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के अंदर अब शिवसेना और एमएनएस पार्टी दोनों के दोनों मैदान में कूदे हैं। इसमें पुणे महानगर पालिका के साथ साथ पिपड़ी चिचवड़ महानगर पालिका और पनवेल नगर पालिका के साथ साथ भिवंडी और धूले नगर पालिका और जलगांव नगर पालिका के साथ साथ अहिल्या नगर और तमाम ऐसे महानगर पालिका है। दोस्तों पुणे की 2 सीटें निर्विरोध बीजेपी के खाते में चली गई। इसी तरीके से एमएनएस पार्टी और शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पार्टी ने निर्विरोध चुनाव को पूरी तरीके से धांधली बताते हुए कहा कि 68 वार्डों में जो चुनाव के नतीजे घोषित किए गए पूरी तरीके से एक डकैती था। यानी 68 सीटों पर इन्होंने डकैती की है। सरकार ने पैसे का इस्तेमाल करके और प्रशासन के पावर का इस्तेमाल करके डरा धमकाकर कैंडिडेट को उनकी सीट से नामांकन वापस लेने के लिए बोला और बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण विपक्ष यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो गया और एनडीए गठबंधन को 68 सीटें फ्री फंड में मिल गई। दोस्तों ऐसे में अजित पवार जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उल्टा बोल रहे थे, अजित पवार को भी 2 सीटों पर फ्री फंड में जीतने को मिल गई। तो इससे पता चलता है कि अजित पवार भी बीजेपी के साथ मिलकर खुलेआम धांधली और गुंडागर्दी के साथ साथ डकैती कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये दिन दहाड़े डकैती से जुड़ा हुआ मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अब विपक्ष ने फैसला लिया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर दी है और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इसे लेकर बयान जारी किया है दोस्तों, जिससे लग रहा है कि वो शिवसेना यूबीटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर याचिका दाखिल करेंगे और इन 68 की 68 सीटों पर चुनाव को रद्द करके दोबारा से इलेक्शन कराने की मांग करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके का मामला सामने आता है, लेकिन ऐसे 68 सीटों पर बिना चुनाव कराए हुए जीत जाना और धांधली करना यह साफ तौर पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया का अपमान है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर डकैती है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। एमएनएस के नेता अविनाश जाधव ने ठाणे निगम के 6 शिवसेना के उम्मीदवारों के जीते जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। उद्धव ठाकरे ने इसे भीड़ तंत्र का नतीजा बताया है, यानी मोबोक्रेसी के कारण डर से उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। बात एकदम सही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सीधा सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इस पूरे मामले पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिन दहाड़े की गई डकैती के मामले पर न्यायिक जांच करवानी चाहिए और उसके बाद इन 68 की 68 सीटों पर इलेक्शन को पूरी तरीके से रद्द करके दोबारा से चुनाव कराने के लिए आदेश जारी करना चाहिए। तभी जाकर देश के अंदर लोकतंत्र में न्याय हो पाएगा, वरना लोगों के मन में चुनाव को लेकर पहले से ही सवाल है और ईवीएम से लेकर तमाम चुनाव की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। और अब जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, जैसे सूरत के लोकसभा सीट को लेकर किया गया था, वैसा अब महानगर पालिकाओं के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है दोस्तों। हाईकोर्ट ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर लालू यादव के द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जवाब मांगा गया है। दरअसल दोस्तों लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। लालू यादव का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है, उनके खिलाफ बिना पुख्ता आधार के आरोप लगाए गए। इसी को लेकर
इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई करने का फैसला लिया है। दोस्तों, IRCTC घोटाले का मामला रेलवे से जुड़े एक टेंडर और होटलों के संचालन से संबंधित है। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। उस दिन हाईकोर्ट सीबीआई के जवाब और लालू यादव की दलील को सुनकर आगे फैसला सुनाएगा। दोस्तों, इस मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर लगातार बनी हुई है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास के अंदर एसडीएम की उस वक्त मुश्किलें बढ़ गई दोस्तों, जब उनके द्वारा जारी एक सरकारी आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस आदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के चर्चित घंटा वाले बयान का उल्लेख किया गया। लेटर सामने आते ही शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए देवास के डीएम आनंद मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर डाला। इस कार्रवाई का आदेश उज्जैन संभाग के आयुक्त आशीष सिंह ने जारी किया और मामले में भूमिका सामने आने के बाद एसडीएम कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अमित चौहान को भी देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सस्पेंड कर दिया और प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अभिषेक शर्मा को देवास का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। इंदौर में दूषित पेयजल से बीमारी के मामले को लेकर मंत्री के द्वारा विवादित टिप्पणी करते हुए घंटा अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट विरोध बुलाया गया था दोस्तों, और विरोध के लिए जो प्रस्तावित आंदोलन होना था उसके लिए कानून व्यवस्था के इंतजाम होने वाले थे और कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध को लेकर परमिशन मांगा गया था। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो परमिशन मांगते हुए बातें पत्र में लिखी गई थी, लगभग उसी तरीके की बातें एसडीएम के द्वारा जो आदेश जारी किया गया और अधिकारियों से बोला गया कि अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई जाए क्योंकि विरोध हो रहा है, तो उसमें आदेश में कांग्रेस वाली बातें ही लिख दी गई दोस्तों। एक तरीके से ऐसा लगा कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया होगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मांग की गई सुरक्षा की, तो जो लेटर दिया गया था मांग करते हुए उस लेटर से उठाकर कॉपी करके पेस्ट करते हुए आदेश जारी कर दिया गया प्रशासन के लोगों के लिए और एसडीएम के, क्योंकि साइन थे इस पर, तो एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए एसडीएम को पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि घंटा अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। इससे पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हुए 15 लोगों की मौत के मामले को लेकर उलझुल बोलता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति घंटा शब्द का इस्तेमाल कर दे और लिखित में कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता है। इससे पता चलता है कि दो अलग अलग तरीके के नियम देश के अंदर चल रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। पार्टी के एक केंद्रीय नेता की अवैध बांग्लादेशियों और मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंधित टिप्पणी को लेकर मामला बिगड़ गया है। बीजेपी की राज्य इकाई परेशान हो गई है। दरअसल बीजेपी के नेता की इस टिप्पणी ने मथुआ बाहुल्य इलाके के अंदर तृणमूल कांग्रेस को एक नया हथियार दे दिया है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के अनुसूचित जाति के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कोलकाता के अंदर पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से यहाँ रह रहा है उसका नाम जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब शरणार्थी बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR को लेकर पहले से ही चिंता का माहौल है। मथुआ समुदाय के लोगों के अंदर चिंता है कि बीजेपी उनका नाम लिस्ट से बाहर करके उनको कहीं बांग्लादेश वापस ना भेज दे और उनकी चिंताओं के बीच में बीजेपी के नेता का यह बयान कहीं ना कहीं मथुआ समुदाय के बीच में संदेह को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मथुआ समुदाय के अंदर एक नाराजगी है कि बीजेपी वालों ने हर बार मथुआ समुदाय से ये बोलकर वोट लिया कि वो उनकी नागरिकता सुनिश्चित करेंगे और मथुआ समुदाय को भारत की सारी मदद पहुंचाएंगे। बांग्लादेश से आए हुए ST पॉपुलेशन जो मथुआ समुदाय है दोस्तों, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देता रहा क्योंकि उसको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कोई चिंता करेगी। लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हुए कह रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से यहाँ पर आया हुआ है उसका नाम लिस्ट से काटा जाना चाहिए। तो क्या मथुआ समुदाय के लोगों का नाम लिस्ट से काटने पर बीजेपी वाले चर्चा कर रहे हैं? एक तरीके से दोस्तों भय और ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।